Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Blue Beetle और ये मूवी है DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 15th इंस्टॉलमेंट। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पर DCEU की अभी तक आई 14th मूवीज आपको वेल एक्सप्लेन्ड विद वीडियो क्लिप्स मिल जाएगी जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस मूवी को लाने में मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका हूं, लेकिन इसके पीछे का रीजन था इसका बढ़िया प्रिंट, क्योंकि इस मूवी के CGI एंड VFX है टॉप नॉच और अगर हॉल प्रिंट में उसे एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा उस मूवी के साथ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी का लीड विलन यानी कि कॉर्पेक्स दिखाया जाता है, जिसके गर्दन पर स्पाइडरमैन 2 मूवी वाले डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस जैसी कोई चिप या फिर कनेक्टिंग डिवाइस लगी होती है। और अब जिस कंपनी के लिए कॉर्पेक्स काम करता है तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से वहां की CEO पहुंच जाती है। इनका नाम होता है विक्टोरिया कोड, जो कि कोड कंपनी की मालकिन है। ये लोग काफी टाइम से एक खास चीज को ढूंढ रहे थे जो कि एक एलियन स्पीशीज जैसी थी या फिर कहें कि एक एलियन टेक्नोलॉजी, और फाइनली इन्हें वो मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर इस मूवी में इसका ओरिजिन क्या है, धरती पर इसका आना कैसे हुआ, उसकी डिटेल्स ज्यादा नहीं दी जाती है। माइट भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स इस पॉइंट को इसके सेकंड पार्ट में रिवील करें। तो यहाँ पर इस एलियन टेक्नोलॉजी का नाम होता है बीटल, जो कि एक स्कैरब होता है। अब ऐसा ही एक स्कैरब हमने मून नाइट की सीरीज में भी देखा था। अब खैर ये एक ब्लू कलर का होता है तो मूवी का नाम भी है ब्लू बीटल। और इसकी खास बात ये होती है कि अगर ये किसी को अपना होस्ट बना ले, यानी कि ये स्कैरब अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसे मिल जाती है बेशुमार ताकत, जैसे कि वेपन ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फास्टनेस, इसी के साथ फ्लाइंग लाइक मार्क 3। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ की मेन सिटी जिसका नाम है पल्मेरा, और हम देख पाते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर जेमी रेज को। इस वक्त वो अपनी लॉ की पढ़ाई करके अपने घर लौटा होता है और यहाँ पर पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। पापा का नाम एल्बर्टो, मम्मी का नाम मारिया, बहन का नाम मिलेग्रो, चाचा जी का नाम रूडी और दादी तो सुपर दादी। पूरा परिवार जेमी को वापस लौटा देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद में ये सभी लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन तभी बातों ही बातों में जेमी की मॉम से घर की सच्चाई निकल पड़ती है। जिस घर में वो अभी रह रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद लैंडलॉर्ड इनसे वो घर खाली करवाने वाला था। घर में अब किसी की भी जॉब नहीं थी, इनफैक्ट अब खाने के भी वांदे पड़ने वाले थे। लेकिन एल्बर्टो का अपनी फैमिली को कहना था कि जेमी जस्ट अभी अभी घर पर लौटा है, इतना जल्दी उसके सर पर इतना बोझ मत डालो, वो बड़ा है, होशियार है, काम करना सीख जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक आम लाइफ जो कि आप और मैं जीते हैं, वैसे ही कुछ सिचुएशन जेमी और जेमी के परिवार के साथ भी होती है। रात को इन सभी बातों को सोचकर जेमी अपने घर की छत पर बैठा होता है, तभी उसकी बहन मिलेग्रो भी वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों के ही बीच में फैमिली की इस कड़ी सिचुएशन पर बातचीत होती है कि यार अब घर को कैसे चलाएंगे। जहां पर जेमी का कहना था कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं पढ़ाई करके आया हूं लॉ की, इतना शानदार वकील बनूंगा और इस शहर का सबसे अमीर आदमी भी बन जाऊंगा, महंगा घर, महंगी गाड़ियां और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जल्द ही पालूंगा। हमारे किस्मत के दिन अब शुरू होने वाले हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिसके बाद सीन थोड़ी दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक शानदार रिजॉर्ट को, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े बंगले को जहां पर ढेर सारी गाड़ियां थी और इसी के साथ खड़े थे हमारे जेमी रेज। ऐसा लग रहा हो मानो कि कुछ ही टाइम में उन्होंने अपने लाइफ के पत्ते और अपनी किस्मत को ही बदल दिया। लेकिन तभी मिलेग्रो कहती है कि हीरोगिरी बहुत हो गई, चलो काम करते हैं। इसका मतलब वो दोनों यहाँ पर सफाई का काम करते थे। ये जगह होती है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यानी कि कॉर्ड कंपनी की मालकिन विक्टोरिया कॉर्ड की, और इस वक्त वो अपने सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी कम विलन है, उसके साथ अपनी बिजनेस थिंग्स को डिस्कस कर रही थी। तभी हम वहां पर उसकी भतीजी जेनी कोड को देख पाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के बिजनेस का हिस्सा होती है। और यहाँ पर जेनी अपनी मौसी पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि जब मेरे पिताजी ने वेपन ऑर्गेनाइजेशन, आर्म डीलिंग और एक नई साइबरनेटिक सोल्जर टीम के काम को बंद कर दिया, तो आप इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई मासूमों की जान जाएगी। क्योंकि इस वक्त तक उसने अपनी मासी के इस प्रोजेक्ट को एक वीडियो में देख लिया था, जहां अगर किसी इंसान को इस साइबरनेटिक सूट मिल जाए तो वो पूरी की पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, हर देश अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐसे सूट्स जरूर खरीदेगा, लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो ताकत के नशे में चूर बड़े देश छोटे देशों को दबा देंगे। इसीलिए वो खुद भी इस कंपनी को छोड़ने और मौसी को इस प्रोजेक्ट को बंद कर देने के बारे में बोलती है। लेकिन तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पिता तो इस काम को कब के ही छोड़ चुके थे, इस पूरे बिजनेस को मैंने आगे बढ़ाया है और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। माहौल थोड़ा गर्मा गया था। इसी बीच यहाँ पर पहुंच जाता है जेमी और वो इनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देता है। बेसिकली यहाँ पर जेनी पर बहुत सारे सवाल जवाब
दबाव उठ रहे थे और ये सारी चीजें जेमी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बदले यानी कि जो कॉन्वर्सेशन उसने इंटरप्ट करी थी तो अब उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। लगे हाथ सोने पे सुहागा, उसकी बहन भी टर्मिनेट हो जाती है। जहां ये दोनों बाहर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार काम अच्छा चल रहा था लेकिन तुम्हारी हीरोगिरी ने इस जॉब से भी हाथ धुलवा दिए। तभी वहां जीनी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर टाइम पर इंटरप्ट नहीं करते तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन ये मेरा कार्ड रखो और कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम तो दिलवा ही दूंगी। घर आकर रात भर जीमी उसी कार्ड और उसी नई जॉब के बारे में सोचने लगता है कि क्या पता शायद मुझे कोई अपने लेवल का काम मिल जाए, मेरी जो इतनी पढ़ाई लिखाई है उसे जस्टिस मिल जाए। तभी उसके पिता एलेग्रो वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है रिगार्डिंग घर की सिचुएशन। उनका मानना था कि कोई काम छोटा नहीं होता, अगर आप वो काम दिल से कर रहे हैं और उस काम में आपका दिल भी लग रहा है तो आप ऊंचाइयां जल्द से जल्द छू लेंगे। और रही बात इस शहर की, तो इस शहर में लोग दो गुटों में बटे हुए हैं, एक जो कि हद से ज्यादा अमीर है और एक जो हद से ज्यादा गरीब है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो दिल के साथ साथ दिमाग का भी यूज करना जरूरी होगा, क्योंकि हर जगह दिल लगी काम नहीं आती मेरे बेटे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हमारे जेमी रेस पहुंच जाते हैं बन ठन कर इंटरव्यू के लिए। यहाँ उसकी पूरी फैमिली उसे गुड लक करने के लिए आई थी। ये सीन सच में कॉमेडी था, क्योंकि वहां पर उसकी दादी ने कहा था बेटा चक दे फट्टे, जीत तेरी ही होगी। तो यहाँ पर हमारे जेमी भैया पहुंच जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास में और कहते हैं कि मुझे जेनी कोड से मिलना है, जो कि ऑब्वियसली इस पूरी कंपनी की वन ऑफ द सी लेवल मेंबर थी। तो यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आपको इंतजार करना होगा, मैं उन्हें कॉल लगा रही हूँ मगर वो कॉल पिक नहीं कर रही है। मीनवाइल हम जेनी को देख पाते हैं जो कि अपनी कंपनी के रेस्ट्रिक्टेड साइंटिफिक एरिया में पहुंच जाती है। इस वक्त उसके सामने पड़ा था स्कैरब यानी कि ब्लू बीटल, जिसकी पावर्स को सोख कर ये कोड कंपनी अपने साइबरनेटिक रोबोट्स में डाल देना चाहती थी, जिससे कि एक इंसान को एक सुपर इंसान बनाया जा सके। तो मौका रहते वहां से जेनी इस स्कैरब को चुरा लेती है और चुपके से उस कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी जेमी की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्लाकर कहता है कि जेनी हाय, हम कल मिले थे, तुमने मुझे आज जॉब देने का वादा किया था। मगर वो नजरें चुराकर वहां से निकलना चाहती थी। मीनवाइल डॉक्टर संचेज, हालांकि नाम तो संचेज है, बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम बोलेंगे डॉक्टर संजय, आकर देखने पर उन्हें मालूम चलता है कि स्कैरब तो उसके प्लेस पर है ही नहीं, यानी कि कोई उसे चोरी करके ले गया है। तो वो पूरी कंपनी में इस बात को फैला देते हैं, जिसके बाद अलार्म सिस्टम ऑन हो जाते हैं। इस वक्त जेनी के हाथ में एक बर्गर का बॉक्स था, उसने इसी में ही वो ब्लू बीटल रखा हुआ था। सामने से उसे कंपनी के गार्ड्स आते हुए दिख रहे थे, इसलिए वो बॉक्स को दे देती है जेमी को और कहती है कि इसे तब तक मत खोलना जब तक मैं ना कहूं, मैं जल्दी इसे तुमसे वापस ले लूंगी, मगर इसका अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना। और अब वो खुद ही सिक्योरिटी में घुल मिलकर कहती है कि जल्दी से वहां के गेट बंद करो, सामने वाले गेट बंद करो, ये चोर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और नाटक इसलिए था ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। घर आकर पूरा परिवार कहता है कि तुम तो जॉब लेने के लिए गए थे और एक बर्गर लेकर आए हो, जहां पर जेमी कहता है कि इसमें बर्गर नहीं होगा, कुछ खास होगा, लेकिन उसने मुझे ये बॉक्स खोलने से मना किया है और इसी के साथ ये भी कहा था कि इसे अपनी जान से ज्यादा सेफ रखना। लेकिन मिलैग्रो कहती है कि यार अपनी जान से ज्यादा सेफ क्या ही हो सकता है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ खाने का ही होगा, चलो बनो भी मत, फटाफट से इस बॉक्स को खोलो। और जैसे इस बॉक्स को खोला जाता है तो इसमें पड़ी थी दी एलियन टेक्नोलॉजी ब्लू बीटल। जैसे ही जेमी इसे हाथ में लेता है तो ये टेक्नोलॉजी उसे अपना होस्ट बना लेती है और फिर वैनम सिम्बियोट की तरह उसकी पूरी बॉडी पर चिपकने लगती है। देखते ही देखते उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। जेमी की हालत भी खराब होने लगती है, वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी पर ऐसा रिएक्शन हो रहा था मानो अब कोई और ही एंटिटी उसे कंट्रोल कर रही थी। अब ये जो एलियन टेक्नोलॉजी थी इसका नाम होता है कादीजा, जो कि अब पूरी तरीके से जेमी की बॉडी को एक्वायर कर चुकी होती है। सभी घर वाले उसका ये नया रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कादीजा उसे कहती है कि क्यों ना आसमान की सैर करवाई जाए, और जेमी भैया छत तोड़कर निकल पड़ते हैं शहर की खुली हवा को महसूस करने के लिए, जहां पर कादीजा उसे बार बार इंस्ट्रक्शन भी देती जाती है कि मैं एक एलियन टेक्नोलॉजी हूं, तुम अब मेरे होस्ट बन चुके हो, मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना किसी भी हालत में। अब ये जो ब्लू बीटल का सूट है या फिर ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर है, इससे मुझे कहीं ना कहीं 3-4 मार्वल के सुपर हीरोज की कॉपी लग रही है। नंबर 1 पर तो नाम आता है आयरन मैन, क्योंकि उनके पास भी ऐसी उड़ने की और सूट की ताकत होती है। अब टेंटिकल्स निकले हुए हैं तो स्पाइडरमैन, और बॉडी पर चिपकना और उतरना कुछ ना कुछ वैनम जैसा लग रहा था। तो यहाँ पर मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स की याद तो आ जाती है, लेकिन ब्लू बीटल एक अलग ही कैरेक्टर है डीसी का। पहले इसकी बहुत अच्छी कॉमिक्स वगैरह भी आया करती थी, तो डीसी ने सोचा कि क्यों ना एक नए कैरेक्टर
को इंट्रोड्यूस किया जाए इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। अब उड़ते उड़ाते ये भाई साहब पहुंच चुके होते हैं मेन रोड पर, तभी सामने से तेजी से एक बस आने लगती है जहां पर खदीजा कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी, और वो एक तेज धार प्रोटेक्टिंग शील्ड तैयार कर देती है जिमी के इर्द गिर्द, और जैसे ही बस उसे टकराती है तो वो दो हिस्सों में बट जाती है। लग रहा था मानो जिमी ने उस बस को एक बस की टिकट की तरह फाड़ दिया। सभी घर वाले हैरान परेशान थे कि हमारा बेटा कहाँ गया। वो कॉल करके पुलिस में भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब जिमी यहाँ पहुंचता है तो वही नंग धड़ंग, क्योंकि सारे कपड़े तो जल गए होते हैं, लेकिन इतना घूमने फिरने के बाद में उसकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी तो वह थक कर वहीं गिर जाता है। उसके उठने पर सबसे पहले उसके घर वाले उसे कपड़े वगैरह देते हैं, जिसके बाद वो जाकर कांच में खुद को देखने लगता है तो खुद की पीठ पर स्कैरब को पाता है। तब उसे महसूस होता है कि वो एलियन टेक्नोलॉजी उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। ये सब कुछ उसका कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली को कहकर जाता है कि मैं जाकर जेनी कोड से इस मामले पर बातचीत करूंगा कि आखिर तुमने मुझे क्या चीज पकड़ा दी, मुझे तो जॉब करनी थी, ये काम जिंदगी चाहिए थी, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और वो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है जेनी से मिलने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि जेनी तो उस कंपनी से छुपके से भागने की कोशिश कर रही थी और बाकी गार्ड्स बंदूक लेकर उसके पीछे पड़े थे। तभी मौके पर वहां जिमी पहुंच जाता है और जेनी उसी की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। ये दोनों ही अब घर आ चुके थे, जहां पर जेनी बताती है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करती हूं जो एक आर्म टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती थी ताकि सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके, लेकिन इस पर खतरा यह है कि इसमें कई सारे मासूमों की जान जाएगी। इस प्रोजेक्ट के मैं खिलाफ थी, इसलिए मेरी मौसी से झगड़ा हो गया। मैं तो बस इस स्कैरब को कहीं छुपा देना चाहती थी, लेकिन बीच में जिमी आ गया और इस स्कैरब ने जिमी को अपना होस्ट बना लिया। जहां फैमिली मेंबर्स का कहना था कि भाई अब लग गया तो इसको हटाओ तो सही, कुछ जुगाड़ लगाओ। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कॉर्पैक्स पर, जिसके पास एक खबर आ चुकी थी कि कंपनी से ब्लू बीटल गायब हो चुका है। तो वो जाकर अपनी बॉस यानी कि विक्टोरिया कोड को इसके बारे में बताता है, जो कि इस वक्त शहर की सबसे बड़ी पार्टी में मौजूद होती है। यहाँ शहर के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मेजर, पॉलिटिशियन, ब्रिगेडियर्स काफी लोग होते हैं। और जब विक्टोरिया को बात पता चलती है तो वो कॉर्पैक्स को कहती है कि अपने असली रूप में आने का वक्त आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है जिमी, जिनी और उनके चाचा रूडी पर, जो कि इस वक्त आए होते हैं कोड कंपनी के जस्ट नीचे। इनके पास में एक मशीन थी जिसका नाम था EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसके एक ब्लास्ट से उस एरिया के जितनी भी IC चिप होती हैं यानी कि इंटीग्रेटेड चिप, जिनके थ्रू सारा डिजिटल काम होता है, वो कुछ देर के लिए ठप पड़ जाती हैं। अब इनका प्लान होता है चुपके से जेनी को अंदर भेजना। उस कंपनी में एक ऐसा डिवाइस पड़ा था जो कि एक सीक्रेट हाइड आउट की चाबी थी। तो अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। हालांकि जेमी को अपने चाचा रूडी पर विश्वास नहीं होता कि क्या पता इनकी मशीन काम भी करेगी या नहीं, लेकिन उनकी मशीन काम कर जाती है और जेनी को कंपनी के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, जहां पर जाकर वो कोड कंपनी के थ्रू बनाई गई एक घड़ी को चुरा लेती है। और अब ये तीनों वहां से भागने ही लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने आ जाता है सुपर सोल्जर कॉर्पैक्स। और अब तो फाइट होना शुरू हो जाती है, जहां पर खदीजा, जो कि एक सेकंड एंटिटी थी जेमी के शरीर में, वो उससे बात करने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर हमारा जेमी भैया बन जाता है ब्लू बीटल। और जैसा कि इस एलियन टेक्नोलॉजी की खास बात ये थी कि ये वेपन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजीली कर सकता है। तो इन भाई साहब के हाथ में आ जाती है कभी शील्ड, तो कभी पावर प्रोजेक्टर, तो कभी ब्लास्टर, कभी तेज धार तलवार, तो कभी छोटे मोटे चाकू। मतलब वेपन्स का शेप चेंज होता जा रहा था और लड़ाई सच में बढ़िया चल रही थी। अब एक मौका ऐसा आता है जहां पर खदीजा कॉर्पैक्स पर भारी पड़ने लगती है और वो उसकी जान लेने वाली होती है। तभी जेमी उससे बात करता है और कहता है कि हम किसी की जान नहीं लेंगे, ये हमारा पहला प्रोटोकॉल है। लेकिन बातों ही बातों में वक्त जाया हो जाता है और कॉर्पैक्स उन पर भारी पड़ने लगता है कि तभी वहां पर रूडी चाचा आकर अपने गाड़ी से एक जोरदार टक्कर देते हैं और कॉर्पैक्स भैया की खोपड़ी खुल जाती है। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं शहर से बाहर एक रिमोट एरिया में एक सीक्रेट हाइड आउट पर, जो कि जेनी के पिता ने उस वक्त के लिए संभाल कर रखा था कि कभी गड़बड़ हो जाए या कोई परिवार पर मुसीबत आ जाए तो यहाँ पर आकर रहा जा सकता है। और इस घड़ी में थी नीचे के लैब के दरवाजे की चाबी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीचे के लैब में। यहाँ पर बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम, कॉस्ट्यूम्स और भी बहुत सारी चीजें। अब रूडी, जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों का लवर था, तो वो हर चीज को समझने लगता है, कोई चीज कैसे काम करती है, उसकी टेक्नोलॉजी कहां तक जाती है, उन पर अपने एनालिसिस चालू करता है। तभी हम देख पाते हैं कि ब्लू बीटल के 2 सूट पड़े होते हैं वहां पर, जहां हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जेनी के फादर ने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास ये सिम्बियोट यानी कि स्कैरब पड़ा भी था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी कि स्कैरब ने उनकी बॉडी को अपना होस्ट बनाया नहीं था। इसलिए उन्होंने बस खुद का कॉस्ट्यूम बनाया और बैटमैन की तरह अपने अमीरियत का फायदा उठाकर ढेर सारे गैजेट्स के
थ्रू शहर में चल रहे दंगों और बुरे कामों को रोकने के लिए निकल पड़े थे। बात रही जेनी भैया की, तो एक बार ब्लू बीटल बनते ही उनके सारे कपड़े तो जल जाते हैं। तो यहाँ जेनी अपने फादर का एक ट्रैकिंग सूट उसे ला कर दे देती है और कहती है कि शायद उनका साइज है तो मैं आ जाए। इनके बीच में अच्छी खासी बातचीत होने लगती है, दोनों की दूरियां भी कहीं ना कहीं करीबियों में बढ़ने लगती है। तभी यहाँ नीचे रूडी चाचा बताते हैं कि हमारे शहर में जो हमारा घर है वहां पर पुलिस और विक्टोरिया के भेजे गए सोल्जर्स पहुंचने वाले हैं, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द शहर में पहुंचना होगा। जहां पर जिमी कहता है कि मेरे पास है कादीजा जो कि पल भर में मुझे वहां तक पहुंचा देगी, तो जलवा शुरू किया जाए। और वो स्पाइडरमैन की तरह जो शुरुआत में वो पावर्स को चेक करता है तो वैसा कुछ करने लगता है, लेकिन कादीजा बाहर नहीं आती। बहुत ट्राई करने पर भी उसे मुंह की खानी पड़ती है, जहां पर उसे याद आता है कि कादीजा ने कहा था कि मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो इसी विश्वास के नाम पर वो छत से एक लंबी जंप लगा देता है और तभी बन जाता है ब्लू बीटल और उड़कर पहुंच जाता है सीधा अपने घर पर, जहां इस वक्त पहुंच चुके होते हैं ढेर सारे सोल्जर्स और वो जेमी को घर से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। मगर जेमी तो वहां होता नहीं है, तो उनके घर वाले जो कि अब गन पॉइंट पर आ चुके थे और सबकी हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी, लेकिन वक्त रहते वहां पर जेमी पहुंच चुका था। इनफैक्ट अब तो कादीजा ने अपने सेंसर से सभी मौजूद सोल्जर्स को स्कैन भी कर लिया था और वो वेपन निकालकर उन सभी को जान से मारने वाली थी कि तभी जेमी कहता है कि हमें अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना है, किसी की भी जान नहीं लेनी है, लेकिन छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो अपने प्लाज्मा क्लस्टर से शूट करता है और ढेर सारे CGI और बढ़िया VFX हमें अगेन देखने को मिलते हैं। मगर इस बार वो सोल्जर्स अकेले नहीं थे, यहाँ ऊपर से उन पर नजर रख रहा था कॉर्पैक्स और वो मौका पाकर जेमी को शिकार बनाने वाला था। लेकिन इस बार जेमी भी तैयार था उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, लेकिन तभी उसे अपने फादर की खराब हालत दिखाई पड़ती है क्योंकि एक सोल्जर की गोली उन्हें लग चुकी थी। तो वो कॉर्पैक्स को मारने की बजाय अपने फादर को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी कॉर्पैक्स मौका पाकर उसे अपने शिकंजे में फांसी लेता है और उठाकर एक सीक्रेट कैसल में ले जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद में यहाँ रूडी और जेनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। इनका पूरा घर तबाह हो चुका था उस फाइट में और सबसे बड़ा लॉस यानी कि अब एल्बर्टो मर चुके थे। जहां पर दादी सबकी जान में जान डालती है और कहती है कि हम यहाँ पर अपने आंसुओं को जाया नहीं जाने देंगे, उन्होंने हमसे हमारे घर के मेंबर को छीना है। यानी कि यहाँ पर एल्बर्टो की बात हो रही थी और दूसरा मेंबर था जेमी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये सभी मिलकर जेमी को बचाएंगे, जिस पर जेनी कहती है कि मेरे फादर की एक लैब और है जहां पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि हमें कैसल तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ पड़े होते हैं उनके फादर के थ्रू बनाए गए ढेर सारे गैजेट्स, जैसे कि होलोग्राफिक शील्ड, होलोग्राफिक मुक्का, बड़ी बड़ी गन्स और भी कई सारे गैजेट्स। तो दादी जी उठा लेती है सबसे बड़ी वाली गन और अब ये लोग निकल पड़ते हैं ब्लू बीटल यानी कि जेमी को बचाने के लिए। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है जेमी पर, जिसे उल्टा करके उसके शरीर में से स्कैरब वाली पूरी एलियन टेक्नोलॉजी को चूसा जा रहा था, क्योंकि जो पावर कॉपी करके इन्हें मिलेगी इस पावर को वो डालेंगे अपने ओमेगा सिस्टम में। ओमेगा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे साइबरनेटिक सूट्स कनेक्टेड थे। इन सूट्स को चलाने के लिए बहुत सारी पावर की जरूरत होती थी। एक तरीके से हम इसे टेजरेक्ट समझ सकते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में या फिर कैप्टन अमेरिका की मूवी में आर्मिन जोला ने टेजरेक्ट की पावर से कई सारे बड़े बड़े वेपन बना लिए थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टोरी हल्की फुल्की सिमिलर है, लेकिन इस प्रोसेस में जेमी को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दूर से खड़ा खड़ा डॉक्टर संजय ये देखकर हैरान होता है कि यार काम भले ही मैं विक्टोरिया के लिए करता हूँ, लेकिन किसी इंसान की अगर जान पर बात आ जाए तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं करूंगा। इसी बीच जेमी की फैमिली पहुंच चुकी होती है कैसल में एक बड़े से बीटल वाले प्लेन के साथ में। बहुत सारे सोल्जर्स उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन तभी वो अपने बड़े बड़े पैर निकालकर कैसल के सबसे ऊपर वाली दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी सारी फाइट होती है, अच्छे खासे CGI का यूज किया गया है। इसी बीच डॉक्टर संजय की मदद से हमारे ब्लू बीटल भी आजाद हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म होने वाली कहाँ थी। अभी तक एलियन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कॉपी करके ओमेगा सिस्टम में डाल दी गई थी, यानी कि साइबरनेटिक सूट्स को जितनी पावर मिलनी चाहिए उनके फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए अब उनके पास वो मौजूद थी। लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी पावर्स निकाली गई थी, कंजप्शन हो रही थी, तो यहाँ पर कादीजा अपने आप को चार्ज नहीं कर पाती। ढेर सारे सोल्जर्स आकर अब उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां सुपर हीरोइक एंट्री लेकर पहुंच जाती है दादी, जो कि अपनी गन से एक एक को ढेर कर देती है। और अब तो यहाँ उसकी पूरी फैमिली भी आ जाती है, जो कि जेमी को ये विश्वास दिलाती है कि तुम ये काम कर सकते हो, यानी कि इस पूरी फैक्ट्री, इस पूरे कैसल को तबाह करके होने वाली एक फ्यूचर वॉर को रोकने का सिर्फ तुम ही एक मेन रीजन बनोगे। तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। और इसके बाद में शुरू होती है वन ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ दिस मूवी बिटवीन कॉर्पैक्स एंड ब्लू बीटल, जहां पर जेमी का कादीजा से कहना था कि तुम किसी भी वेपन को किसी भी फॉर्म में जनरेट कर सकती हो, राइट? तो मुझे चाहिए एक दमदार हथियार। तो जेमी भैया की डिमांड पर इनके पास आ जाती है एक
बड़ी वाली तलवार जिसके साथ में होता है कॉर्पेक्स का सामना। खूब मार पिटाई धुलाई कुटाई होती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर, जो कि अपनी भतीजी जेनी को अपने साथ लेकर एक दूसरे शहर में जाने वाली होती है। इस वक्त उसने अपने फोन में सारा डेटा कॉपी कर लिया था, यानी कि पूरी एलियन टेक्नोलॉजी अब उसके फोन में डाउनलोड हो चुकी थी। लेकिन तभी जेनी एक च्युइंगम को उसके वहां पर थूक देती है और वो च्युइंगम धीरे धीरे करके एक बड़ा सा थर्माकोल फॉर्म टाइप का कुछ बना देती है, जिससे कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों महायोद्धाओं की फाइट अभी तक चली रही थी, जहां पर अब जेमी का पलड़ा भारी था और वो अब उसे जान से मारने वाला था। लेकिन खदीजा उसे मना करती है और कहती है कि हमारे बीच में एक प्रोटोकॉल हुआ था। जेमी बताता है कि इसने मेरे पिताजी को मारा, मेरा पूरा घर तबाह कर दिया, मैं कॉर्पेक्स से अपना बदला लेकर रहूंगा। लेकिन तभी खदीजा, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, वो सीधा कनेक्ट कर देती है जेमी की यादों को कॉर्पेक्स की यादों के साथ में। जहां व्यूअर्स को ये पता चलता है कि पास्ट में जब वो एक बच्चा था, अपनी मॉम के साथ रहता था, तभी वहां पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद में वो खुद भी एक सोल्जर बन गया। मगर एक दिन जंग लड़ते वक्त एक माइन पर उसका पैर चला गया। बड़े धमाके में उसने अपने शरीर के बहुत सारे पार्ट्स गवा दिए। तभी वहां पर विक्टोरिया पहुंची और उसने कॉर्पेक्स को उसका एक नया शरीर दिया। काफी सारे हाथ पैरों को चेंज करके उनकी जगह रोबोटिक हाथ पैर लगा दिए। लेकिन इसी के साथ एक राज और दफन था। उन सोल्जर्स को अधमरा करने के पीछे विक्टोरिया का ही हाथ था। तो अब जब जेमी को कॉर्पेक्स की पूरी कहानी यानी कि पूरा पास्ट समझ में आ चुका था कि उसने भी अपने परिवार को खोया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इन भाई साहब को मारना सही नहीं रहेगा। जिसके बाद वो जेनी और अपने पूरी परिवार को उस बीटल वाले प्लेन में उठाकर ले जाने लगता है। और यहाँ अब कॉर्पेक्स भैया पहुंच चुके होते हैं बदला लेने के लिए विक्टोरिया के पास में। इसी के साथ वो अपनी बॉडी की फुल पोटेंशियल को यूज करते हैं उस कैसल में धमाका करने के लिए, क्योंकि वहां पर पड़े थे ढेर सारे साइबरनेटिक सूट्स। और अब अगर वो दूसरे सोल्जर्स के हाथ में लग जाते या फिर किसी और देश के हाथ में तो तबाही हो जाती। इसलिए वहां पर वो एक जोरदार धमाका करता है। जबकि ये लोग प्लेन में बैठ चुके होते हैं तो ये उस धमाके से बचकर शहर की ओर वापस आ जाते हैं। ये सभी अपने परिवार को और जेमी को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। घर आने पर इन्हें मालूम चलता है कि घर तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेकिन अब न्यूज के थ्रू ये बात पूरे शहर में मालूम चल चुकी थी कि जेमी ही असली ब्लू बीटल है, जिसने हमारे शहर को एक बड़े खतरे से बचाया। तो हर कोई इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। इसी बीच यहाँ जेनी भी पहुंच जाती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो इस जान के बदले मैंने सोचा कि क्यों ना ये जगह ही खरीद लूं। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें किसी को रेंट नहीं चुकाना होगा और ना ही घर छोड़कर जाना होगा। और रही बात जॉब की, तो मेरी कंपनी में अब काफी सारे एम्प्लॉयज की जगह खाली है, तो शायद तुम्हें जॉब भी मिल जाए। खैर वो उसे सरकास्टिक वे में कह रही थी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में किस होता है और बीटल भैया अपनी ड्रेस पहनकर उन्हें एक हवाई यात्रा पर ले जाते हैं और ये मूवी हो जाती है यहीं पर खत्म। जिसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां हम देख पाते हैं उसी सीक्रेट हाइड आउट को जहां पर हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स अवेलेबल थी और वो सिग्नल्स ले रही थी एक एलियन प्लेनेट से, जहां पर हम और दूसरे वाले ब्लू बीटल कॉस्ट्यूम्स को भी देख पाते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी फाइनली यहाँ पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में मैं डीसी की और भी मूवीज, इनफैक्ट एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी जो और मूवीज अभी तक आ चुकी हैं बढ़िया प्रिंट के साथ में, उन्हें जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।